सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेशलिटी का डायरेक्टर। हम लोग NHEH BSc कोर्स के सेकंड बैच को पढ़ रहे हैं। यूँ तो थर्ड बैच भी जारी होगी, लेकिन 1 जुलाई से रनवे में हम आ जाएंगे और प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में हम उन तथ्यों को जानेंगे जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में अभी तक जो लोग बताते हैं कि 114 प्लांट्स होते हैं, हालांकि पहले 115 होते थे, फिर 114 हुए, फिर 114 से घट के 110 हुए, 110 से घट कर के 107 वर्तमान में हैं, जिसका मैंने सेकेंड बैच में उल्लेख भी किया, बताया भी आप लोगों को। और वो जो प्लांट्स नहीं हैं उसके एब्सेंस में जिस प्लांट्स का वहाँ पे डाला गया, जिस मेडिसिन्स को डाल करके उसकी रूपरेखा 114 प्लांट्स के बराबर की गई है, उन तथ्यों को भी लास्ट में उजागर करूँगा जब हम महाराष्ट्र में मिलेंगे। बट अभी हम वर्तमान में गुजरात में मिलने वाले हैं 14, 15 और 16 जून को। इसकी रूपरेखा ये है कि अगर हम चिकित्सकगण क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि अगर हम D4 दे रहे हैं तो वो D4 कौन सा होगा। ये नहीं कि कोई हमने D3 लिया, कोई बोल रहा है D3 है और D3 से D4 बनेगा। कैसे बनेगा? अगर बेस है तो बेस से हम 4 टाइम्स तोड़ करके बनाते हैं, लेकिन कई लोग D3 लेते हैं और बोलते हैं D3 से हम उसको एक बार तोड़ेंगे तो D4 हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो ऐसे में तो आप सत्य बाहर लाएंगे ही नहीं, और सत्य बाहर नहीं लाएंगे तो एक समय आएगा जब जनरेशन गैप होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल 90 साल के बीच में है और वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है, जस्ट क्लस्टर बेस या होम्योपैथी टिंचर को लेकर के वो बनाता है और उस वे में काम कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम प्लांट वाइज काम करते हैं। क्योंकि हम लोग ड्रग्स में नहीं आते, हम फूड्स में आते हैं। FSSAI के मार्गदर्शन से हम लोगों का काम चलता है। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट को पेशेंट को पीने के लिए दे रहे हैं वो नेचुरल हो, न कि अल्कोहल बेस या एथेनॉल RS बेस हो। बात आती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम डिजीज़ को कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें कि उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है। तो इस श्रेणी में हमने निदान का पहला विधि आप सभी चिकित्सक गणों को बताया है। और थोड़ा दरवाज़ा को, डोर को थोड़ा सा ब्लॉक कीजिए तो थोड़ा सा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा कम हुआ। ऐसा है कि रोग का जो निदान करने का विधि है वो 2 टाइप, दूसरे विधि की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोगी के लक्षण को हमको सुनना है और फिर देखना है कि उन प्रमुख लक्षणों के आधार पर संभावित रोग का जो भी आप संदेह करते हैं उसको, और साथ में उसके कारण जानना है तथा उसके कारण के अनुसार हमको निदान या चिकित्सा की विधि अपनानी है। साधारण तौर पे क्या होता है, हमारे सामने जो रोगी आता है तब हम उसके लक्षण को, क्योंकि वो अपने लक्षण को बताता है, रोग का लेबल लगा करके वो नहीं आता है। इन लक्षणों से हमें जानने का कारण जानने के लिए हमको शरीर की जो विकृति हुई है व्यक्ति को, उसकी शारीरिक विकृति क्यों होती है, इसका ज्ञान हमें पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। आप पुस्तक पढ़ना चाहें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पुस्तक है। पार्ट 1 में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन्स को लेके प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पार्ट 2 में माउथ टू एनस के डिजीज़ का एक टर्मोलॉजी दिया है और साथ में उसकी 38 मेडिसिन के द्वारा निदान बताई गई है। इसके अलावा में प्रोसेसिंग मेथड है, बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे हम टूथ पाउडर कैसे बनाते हैं, टूथपेस्ट कैसे बनाते हैं, ऑयल कैसे, अगर हेयर ऑयल बना रहे हैं तो कैसे होगा, मेडिकेटेड अगर टूथ पाउडर या टूथपेस्ट बना रहे हैं तो कैसे होगा, साबुन बना रहे हैं तो कैसे होगा, फेस वॉश कैसे बनता है, ये सब चीज़ों की जानकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 में है।
पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में कैंसर के ऊपर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कैसे करें। कहने का मतलब है अगर कंसेप्ट ही हमको नहीं मालूम होगा तो हम डिज़ीज़ कैसे फाइंड करेंगे कि व्यक्ति को क्या हुआ है, और डिज़ीज़ फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम वहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा टेस्ट होगा। डिज़ीज़ फाइंड हो गया तो फिर टेस्ट कौन सा होगा, टेस्ट के बाद उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका पूरा प्रोटोकॉल बुक के अंदर दिया है। लगभग 20 कैंसर के ट्रीटमेंट का मैंने उसमें उल्लेख किया है। अपने अगर पेटेंट की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने पेटेंट बताए हैं, अगर 38 की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने 38 बताए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए तो इसका पार्ट 4 आएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी में। मेटी जयंती के टाइम इस पुस्तक का विमोचन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पुस्तकें उपलब्ध कराने का मैं वचन देता हूँ। साधारण तौर पे अगर हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो रोगी का वर्णन करना होता है। रोगी का वर्णन आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मिलेगा। इसके अलावा में द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1 मैंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को लोगों ने द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा का टाइटल दिया था। ये सिन्हा जी के NL सिन्हा जी के नाम पे नहीं है, कोई सिन्हा बोल करके ये नहीं आकलन करे कि मैंने NL सिन्हा जी का कोई फार्मूला या उनके किसी प्रोटोकॉल को लिया है। सिन्हा जी को डॉक्टर शेख मंसूर एक डॉक्टर थे महाराष्ट्र के, हम फ़ोन फ्रेंड्स थे और मैं उनको गुरु के श्रेणी में मानता हूँ और मानता भी रहूँगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज एक एक मेडिसिन का उन्होंने मुझे दिया था। इसके बाद थावरे जी मिले और काफ़ी लोग भी मिले, लेकिन जो इनकी कमी खलती है वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ज़रूरत होती तो बोलता कि ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन कमी जो है वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उस कमी में शेख मंसूर सर का भी नाम है। भावुक हो जाता हूँ मैं। क्लास की बात कर रहे हैं हम, तो जब रोगी का हम वर्णन वो आरंभ करता है तथा उक्त कारण अमुक लक्षणों को, जो भी उसको लक्षण दिखते हैं वो कैसे पैदा होते हैं ये समझाया जाता है, परंतु लक्षणों और उसके ली जाने वाली जो अल्प मात्रा में, जैसे मॉडर्न डायग्नोसिस पुस्तक है, इस पुस्तक को चाहे इसकी पार्ट 1 रही हो चाहे पार्ट 2 आने की है, वो भी जनवरी में विमोचन हो गया था, इसका पुस्तक वितरण भी हो गया। बट कुछ एक चिकित्सकगण रह गए थे और इस पुस्तक में थोड़ा सा रिवाइज़ भी किया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है। अगर आप इसे लेना चाहें तो मात्र 1500 रुपये की राशि में आप इसे ले सकते हैं। हालांकि 2150 रुपये इसका सहायता राशि मैंने रखा है। जैसे जैसे मूल्य का निर्धारण कम होते जाता है, इसलिए कम होते जाता है कि जो कॉस्टिंग लगाई गई हो, कॉस्टिंग निकलते चले जाती है। एक समय आता है पुस्तक जो होती है 1000, 2000, 3000 के रेंज में आके रुक जाती है। जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 कलर बुक जो थी वो 5000 की थी, आज वर्तमान में 4000 रुपये में अवेलेबल है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इसी का जो हिंदी बुक था, जो ब्लैक एंड वाइट पार्ट था, अगर कोई व्यक्ति इसको लेता है तो वर्तमान में 900 रुपये में विद कुरियर चार्ज उसको अवेलेबल है। बट ये पुस्तक जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये पुस्तक 3000 रुपये से चालू हुई थी। ठीक है, ये नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। इसमें जब रोगी का हम पुस्तक से जब जान लेते हैं तो ये कार्य कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। इसका यदि ठीक से अभ्यास किया जाए तो रोग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है और उसकी जो विधि होती है, प्रथम विधि जो हम पुस्तक के माध्यम से आश्रय देने का अर्थार्थ है दोनों ही विधियां यथा स्थान प्रयोग करेंगे। सामान्य चिकित्सकों के लिए ये मार्ग सुविधाजनक होता है।
रोग का कारण क्या है? आधुनिक विज्ञान अधिकांश रोगों का कारण शरीर की जीवाणुओं में उपसर्ग को मानता है। ये जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ऐसे भी रोगाणु उत्पन्न हैं जो इन जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शिता माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। उन्हें वायरस हम लोग कहते हैं। रोग इन्हीं जीवाणुओं तथा विषाणुओं के विष से उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु एक से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर पहुंच सकते हैं, अर्थात संक्रमण करते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं उनकी संख्या। विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण की विधि भिन्न होती है। आप लोग देखे होंगे किसी का कल्चर कराते हैं, और कल्चर क्या मॉडर्न साइंस में देखे होंगे आप लोग कि ब्लड कल्चर होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होती है। तो इस टेस्ट में पता चलता है कि फला बैक्टीरिया से, फला वायरस से, कोई प्रोटोजोआ से या फंगस से व्यक्ति ग्रसित है। तो वो कौन से किससे ग्रसित है, तो उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी अगेंस्ट जो भी बैक्टीरिया मिलता है और जो टेस्ट कराते हैं प्रोडक्ट में, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में प्राप्त होता है कि फला बैक्टीरिया को लेके, ग्राम नेगेटिव को लेके, ग्राम पॉजिटिव को लेके, स्टेन बैक्टीरिया को लेके, लैक्टोबैक्ली को लेके, बैक्लिक ट्रिक्लिक को लेकर के, ई कॉली लेकर के, इस तरीके से बहुत सारे हैं। लगभग 59 वे हैं। और इन 59 वे का टेस्ट मॉडर्न साइंस में तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंपनीज़ चाहती ही नहीं है कि इस टाइप से कभी हो। और जब इस टाइप से अगर होगा तो चिकित्सकों को, जो चिकित्सक बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूशन सेंटर्स में, उनको उस विधि से जब पढ़ाया जाएगा तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के रिगार्डिंग जब वो चीज़ निकल के आएगी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भी मेडिसिन्स का उल्लेख आप वहाँ पर करवा सकेंगे, रजिस्टर्ड हो सकेगा, जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, चाहे वो मॉडर्न साइंस का ही क्यों ना हो, जब वो निकाल के आपको देगा तो बिल्कुल आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिगार्डिंग वो जो भी प्रोडक्ट आता होगा बिल्कुल उसका उल्लेख भी वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब फार्मेसी वाले अपनी ईमानदारी से इस तथ्य को उजागर करेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट को टेस्ट कराता ही नहीं। मेरी मिठाई मेरे लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुई, मैं जिंदाबाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा मजाल है किसी को कोई मेरे बच्चे को फेल कर सकता है। छोटा सा उदाहरण दे के पढ़ाने से आप लोगों को ही नॉलेज मिलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ तो रोगी की जैसे खांसी है, सांस, छींक आदि साथ में बाहर आकर के आसपास के मनुष्यों को सांस के साथ साथ उसको अंदर पहुंचाते हैं। कुछ मलमूत्र से निकलकर मक्खियाँ पानी, दूध आदि के द्वारा दूसरों के पेट में पहुंच जाते हैं। और ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो खेत में रहते हैं और मच्छर, पीशू आदि के माध्यम से उसके काटने के बाद आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब ये जंतु और विकृतियाँ को काटने के तथा इसके लार स्राव के साथ ही वे प्रवेश कर जाते हैं। विषाणुओं का संक्रमण विशेष रूप से वायु के द्वारा अथवा बिंदुक संक्रमण से होता है। यद्यपि बहुत से रोगी इन जीवाणुओं तथा विषाणुओं से होते हैं, परंतु सभी रोगी इनसे नहीं होते हैं। इनके जैसे सभी रोगी नहीं होते हैं। अनेक रोग ऐसे हैं जो शरीर में अन्य प्रकार की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं, यथा मधुमेह, रीनल कैलकुली, अति रक्तदाब मतलब हाई बीपी, किसी का सांस फूल रहा हो, ESR बढ़ा हो, हृदय की कोई विस्तृत कोई बीमारी हुई हो, मेंटल डिसऑर्डर हुआ हो, सिजोफ्रेनिया टाइप का, या एनेक्सिटिया हुआ हो, गॉइटर हो, हार्निया हो, मायोपिया हो, स्थूलता हो,
अर्टिकेरिया हो। इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी मनुष्य में तथा सभी अवस्थाओं में जीवाणु रोग उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। इसका कारण व्यक्ति के रोग से अपने को बचाने की जो अंदर की शक्ति होती है, व्यक्ति की इस शक्ति को प्रतिरोधक क्षमता अथवा केवल क्षमता, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, यदि शरीर की क्षमता अधिक है तो रोग का आक्रमण नहीं होगा अथवा मृदु होगा, मतलब हल्का होगा। और यदि शरीर की क्षमता हीन है और बार बार रोग होगा तो ये क्षमता दो प्रकार की होती है। इस बात को पहले समझिएगा, एक सामान्य और दूसरी विशेष। सामान्य सभी रोगों में अल्प मात्रा में शरीर की रक्षा करती है, परंतु विशेष क्षमता रोग विशेष से शरीर की रक्षा करती है। मतलब विशेष क्षमता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक, दूसरी अर्जित। जिन स्थानों पर कोई भी एंडेमिक रूप में रहता है, वहाँ के निवासी उस रोग की प्रति स्वाभाविक कुछ प्रतिरोधी हो जाते हैं। जैसे येलो फीवर के प्रति निग्रो जाति के लोग हो चुके हैं। इस प्रकार के रोग किसी अन्य जाति को अगर हो जाए तो रोग प्रतिरोधी नहीं होती है, फैल जाता है तो ये भयंकर एपिडेमिक का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे अभी बिहार में हाल ही में हुआ था चिमकी बुखार, येलो फीवर के मेडिसिन से वो ठीक हुआ था, H10F2 इसका उपयोग वहाँ किया गया था, अलग अलग रेशो में था ये। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत क्षमता की, तो जो किसी मारक में किसी व्यक्तियों के पूर्ण रूपेण अप्रभावित रहने से प्रकट होता है। किसी रोग के पीड़ित होने के बाद उस रोग के प्रति जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे अर्जित, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग कैसे करते हैं? किसी मेडिसिन के माध्यम से बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे हम ह्यूमन इम्यून फोर्स दे करके करते हैं। तो अगर हम इस क्षमता को कृत्रिम रूप से अगर बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? कोई टीका लगा लेते हैं, या क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? व्यक्ति के लिए सीरम वाली सुई का उपयोग कर लेते हैं। ये एलोपैथी मॉडर्न साइंस में होता है। मैं किसी के लिए दोष या द्वेष का भावना रख करके नहीं एजुकेशन दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशन मात्र है और केवल एजुकेशन वे पे ही इसको लीजिएगा। आप अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रैक्टिशनर हैं तो उसको स्पैजरिक के द्वारा आप इसको बना भी सकते हैं, कीजिएगा। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो देता हूँ मैं उसमें देता हूँ इसको, नहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको रोकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।